हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम पिछले 2 वीडियो में देखा, पहले में हमने इम्यूनोलॉजी की इंट्रोडक्शन के बारे में बात की और विभिन्न जो टर्म्स हैं उनके बारे में जाना। दूसरे वीडियो में हमने जो इम्यूनोलॉजी है उसका संक्षिप्त में इतिहास देखा। इस वीडियो में हम जो इम्यूनिटी है उसके प्रकार के बारे में, इम्यूनिटी के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जान ही गए हो कि जो रोधक क्षमता है या इम्यूनिटी है या प्रतिरक्षण है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो अविशिष्ट और दूसरा विशिष्ट। किसी भी प्राणी के शरीर में जो प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीव या रोगाणु हैं या जो परजीवी हैं उनके द्वारा विभिन्न पदार्थ स्रावित किए जाते हैं और उन पदार्थों से प्राणी के शरीर में होने वाले संक्रमण या हानि के प्रति जो प्रतिरोध करने व शरीर की सुरक्षा करने हेतु जो भी क्रियाएं बॉडी के अंदर होती हैं वो सभी प्रतिरक्षा की श्रेणी में या इम्यूनिटी की श्रेणी में आती हैं। तो इम्यून सिस्टम की यदि हम डेफिनेशन देखें तो इम्यून सिस्टम इज डिजाइन टू recognize and respond to the non-self antigens in coordinated manner. Additionally, cells that are diseased, damaged or distressed or dying are recognized and eliminated by the immune system. ठीक है, तो जो भी मृत या वृद्ध या जरित या क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हैं उनको शरीर से ये हटाते रहते हैं। प्रतिरक्षी जो अनुक्रियाएं हैं वो शरीर में प्रवेश करने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करती हैं। मृत अथवा वृद्ध या जरित यानी एज्ड जो सेल्स होती हैं या क्षतिग्रस्त जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनको बॉडी से हटाती रहती हैं। इसके अलावा जो म्यूटेटेड सेल्स होती हैं, उत्परिवर्ती जो कोशिकाएं होती हैं, उनकी भी पहचान करके जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इनको नष्ट कर देता है। हानिकारक जो टॉक्सिन्स होते हैं वो भी शरीर के द्वारा नष्ट कर सुरक्षा इसी इम्यून सिस्टम के द्वारा की जाती है। तो इन क्रियाओं के द्वारा या इन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप संक्रमण से होने वाले रोगों के प्रतिरोधी यानी इम्यून होने पर प्राणी पर इन सूक्ष्म जीवों का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है। ये क्रिया प्राणी के शरीर द्वारा जो बाह्य प्रतिजन या एंटीजन्स हैं उनके विरुद्ध की जाती है। यदि हम टाइप्स की बात करें इम्यूनिटी के, तो इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा है वो 2 प्रकार की होती है। पहली स्वभावजन्य प्रतिरक्षा या रोधक क्षमता या इन्नेट इम्यूनिटी या जन्मजात प्रतिरोधक क्षमता। दूसरी अर्जित प्रतिरक्षा या रोधक क्षमता जिसको हम एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। जो पहला प्रकार है, इसके अलावा भी यदि हम ये जो इम्यूनिटी के टाइप्स हैं उनकी बात करें तो कई बार 4 भागों में बांट देते हैं। पहली इन्नेट या नेचुरल इम्यूनिटी या जन्मजात, दूसरी उपार्जित या अनुकूली प्रतिरक्षा एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी, तीसरा प्रकार हम सक्रिय या निष्क्रिय, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के तौर पर भी अध्ययन करते हैं। चौथा जो प्रकार है उसमें हम इम्यूनिटी को ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में बांटते हैं। तो क्वेश्चन भी आपको इसी तरह 4 प्रकार से पूछे जा सकते हैं। आपसे इन्नेट और जो नेचुरल इम्यूनिटी है उस पर पूछा जा सकता है, एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी पर क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी पर क्वेश्चन पुट हो सकता है, इनमें जो अंतर है उस पर क्वेश्चन आ सकता है, आपकी जो संचारी या जो ह्यूमोरल है इम्यूनिटी है या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है उन पर क्वेश्चन किया जा सकता है। तो विभिन्न प्रकार से हम इनके जो प्रकार हैं प्रतिरोधक क्षमता के, प्रतिरक्षा के, उनको देखेंगे। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये आपके 4 प्रकार इम्यूनिटी के होते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं जो इन्नेट या जो नेचुरल इन्नेट इम्यूनिटी है या नेचुरल इम्यूनिटी है उसके बारे में।
जैसा कि आपने पिछले वीडियो में भी जाना, जो स्वभावजन्य प्रतिरक्षा या रोधक क्षमता होती है, इन्नेट इम्यूनिटी होती है, ये प्राणी की नेचुरल इम्यूनिटी होती है या प्राकृतिक रोधक क्षमता कहलाती है, जो प्राणी के शरीर में जन्म से ही पाई जाती है। ये प्रतिरक्षा जो है, इन्नेट इम्यूनिटी है, ये जो बॉडी में फेगोसाइट्स होती हैं उनके द्वारा होती है। ठीक है, जो फेगोसाइट्स हैं वो जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल आएगा या फॉरेन कोई भी एजेंट आएगा उसका भक्षण कर लेंगी। ये ही क्या है, इन्नेट इम्यूनिटी है। जो बॉडी है इसकी जो सामान्य इम्यूनिटी रिएक्शंस हैं या इम्यूनिटी जो एक्टिविटीज़ हैं वो उपापचयी जो परिवर्तन होते हैं उन पर निर्भर करती हैं, और इस प्रकार की प्रतिरक्षा प्राणी के जीनी प्रकार पर आधारित होती है। यानी जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है हर आदमी में, हर बच्चे में अलग अलग होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं और बहुत सारे बच्चे बीमार नहीं पड़ते हैं। वो उनकी जो इन्नेट इम्यूनिटी है उसी पर निर्भर करती है। प्रत्येक जीव में जो जीन्स होते हैं उनके आधार पर शरीर में जन्म से ही जो ये इम्यून सिस्टम है उसका विकास होता है, और यह जो जन्म से या बाय बर्थ जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून रेस्पॉन्स है, वो जीवन पर्यंत उपस्थित रहता है। विभिन्न संक्रमणों और हानिकारक पदार्थों से सुरक्षा प्रदान करता रहता है। इसीलिए इसको हम बाय बर्थ या इनबॉर्न या स्वाभाविक नेचुरल या आनुवंशिक जेनेटिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं। तो ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है इसी को जन्मजात, स्वाभाविक या आनुवंशिक प्रतिरक्षा कहते हैं। ये बाह्य जो पदार्थ हैं उनके पूर्व अनुभव से प्रभावित नहीं होती है। ये कोई भी रोगाणुकारक बॉडी में आए ये अपने आप एक्टिव हो जाती है, इसमें पहचान की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इसलिए इसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कह देते हैं, अविशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा भी कह देते हैं। और जो ये इन्नेट इम्यूनिटी है या नॉन स्पेसिफिक जो इम्यूनिटी है ये दो तरह से कार्य करती है, या इसमें दो प्रकार की दो तरीके हैं। पहला तो यह है कि जो बाह्य कारक हैं या एक्सटर्नल एजेंट्स हैं, रोग कारक हैं, उनको शरीर में प्रवेश करने से रोकना। वो काम कौन करता है, स्किन करती है, और इसलिए उसको फर्स्ट बैरियर ऑफ डिफेंस कहते हैं, रक्षा तंत्र का प्रथम बैरियर कहते हैं। तो दो युक्ति हो गई इसमें इन्नेट इम्यूनिटी में। पहली यह है कि जो शरीर में प्रवेश से ही रोके जाएगा। दूसरा, इन एजेंट्स को जितना जल्दी हो सके बॉडी के अंदर नष्ट कर दिया जाता है। यानी कोई एजेंट पहले या तो स्किन से और ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उससे प्रवेश ही नहीं कर पाएगा, और प्रवेश कर भी गया तो फेगोसाइट्स सेल हैं अगले स्टेप में उसको ख़त्म कर देंगी, नष्ट कर देंगी। अब यानी जो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, इन्नेट इम्यूनिटी है, इसमें दो युक्तियां हो गई। पहला, देह में प्रवेश से रोकना। दूसरा, यदि प्रवेश कर गए तो उनको अतिशीघ्र नष्ट कर देना। इन दोनों युक्तियों के फंक्शन के लिए बहुत सारी व्यवस्था बॉडी के अंदर होती हैं। जैसे पहली, आपकी बॉडी में एनाटॉमिकल बैरियर्स होते हैं, संरचनात्मक अवरोध पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा, फिजियोलॉजिकल बैरियर पाए जाते हैं। पहला तो बॉडी के अंदर संरचनात्मक अवरोध हैं, जैसे आपकी त्वचा ही इसका एक उदाहरण है। फिर कार्य की अवरोध पाए जाते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर पाए जाते हैं। तीसरा, जो फैगोसाइटिक बैरियर होते हैं, यानी जो फैगोसाइट्स हैं वो उनको रोकती हैं। चौथा, इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स पाए जाते हैं, यानी शोधीय अवरोध या सूजन जो आती है आपके किसी तरह के इन्फेक्शन होने पर। इसके अलावा जो आपकी ब्लड में नेचुरल किलर सेल सिस्टम जो होता है, प्राकृतिक जो मारक कोशिका तंत्र होता है, वो भी इन्नेट इम्यूनिटी से संबंधित होता है। इसके अलावा बॉडी में जो अगला इम्यून रेस्पॉन्स होता है, कप्लीमेंट्री सिस्टम या प्रतिपूरक तंत्र, वो उपस्थित होता है। अब हम इनको थोड़ा और डिटेल में देख लें तो जो पहला अवरोध है, संरचनात्मक अवरोध या एनाटॉमिकल बैरियर,
इस श्रेणी में कौन कौन से अवरोध आएंगे? जो कि जो रोगाणु और जो बाह्य कारक हैं उनको शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं, जैसे त्वचा, स्किन, ये प्राणी के संपूर्ण शरीर पर बाहर ढके रखती है। ठीक है, इससे जो बाहरी स्तर है वो स्किन का, ये क्या होता है? मृत होता है, डेड होता है, और क्रेटिन युक्त कोशिकाओं को बना होता है, जिससे जो रोग कारक हैं वो उस बॉडी में प्रवेश या शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते। दूसरा, शरीर के जो विभिन्न छिद्र हैं, जैसे नाक है, मुख है, कान है, मूत्रजनन छिद्र हैं, इनमें श्लेष्म कोशिकाएं पाई जाती हैं, है ना, तो म्यूकस मेम्ब्रेन का निर्माण करती है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन या श्लेष्म कलाएं जो होती हैं, ये भी रोगाणुओं को प्रवेश करने से रोकती हैं। श्लेष्म कलाएं श्लेष्म का सिक्रेशन करती हैं, यानी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये म्यूकस का सिक्रेशन करके जीवाणुओं को उसमें फंसाकर रोक लेती है, जिससे ये जीवाणु अपनी बॉडी में नहीं प्रवेश कर पाते। इसके अलावा जो नासारोम है, ये भी हानिकारक जो जीवाणु हैं उनको नाक के थ्रू प्रवेश करने से रोकते हैं। तो ये क्या है? एनाटॉमिकल बैरियर्स हैं, और जो कि इन्नेट इम्यूनिटी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो है वो है कार्यकी अवरोध या फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में जैसे त्वचा में उपस्थित जो स्वेट ग्लैंड्स हैं या जो ऑयल ग्लैंड हैं, इनके द्वारा स्रावित पदार्थों में जो जीवाणुनाशी गुण पाए जाते हैं, जो शरीर में इन रोगाणुओं के प्रवेश करने से पूर्व ही इनको नष्ट कर देते हैं। आपकी जो ईयर कैनाल है, कर्णनाल है, उसमें भी आप जानते होंगे मोम सीक्रेट करने वाली ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिन्हें श्रोमिन ग्लैंड्स कहते हैं। ये भी क्या करती है? जो हानिकारक जीवाणु हैं उनको प्रवेश करने से रोकती है। रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश कर जाने पर जो प्रतिक्रिया स्वरूप शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया, टेम्परेचर, फीवर बढ़ना, यानी फीवर कोई रोग नहीं है, लेकिन ये क्या है? आपका रोगाणुओं से बचने का एक तरीका है। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो रोगाणु हैं उनकी वृद्धि दर धीमी हो जाती है। ठीक है, तो ये भी इन्नेट इम्यूनिटी का एक पार्ट है, फीवर आना। वे सूक्ष्मजीव जो शरीर में भोजन के द्वारा आमाशय में प्रवेश कर जाते हैं, उनको आमाशय में जो एसिड सीक्रेट होता है वो नष्ट कर देता है ना। ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं, वो HCl का सीक्रेशन स्टोमक में करती हैं। ये स्टोमक बहुत ही ज़्यादा, स्टोमक में ये जो HCl होता है ये उसके माध्यम को एसिडिक कर देता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक, तो उसमें जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो पसीना, लार और अश्रु हैं, इनमें लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है, वो भी जीवाणु रोधी का काम करता है, यानी इसका काम जीवाणु रोधक बनना है। इसके अलावा जो वायरस हैं उनके शरीर में प्रवेश करने से जो हमारी बॉडी में सेल्स हैं वो विभिन्न प्रकार के विशिष्ट प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थों का सीक्रेशन करती है, जिनको हम इंटरफेरोन्स कहते हैं। और ये जो इंटरफेरेंस होते हैं ये विषाणुओं को, वायरसेस को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। तो इस तरह ये फिजियोलॉजिकल बैरियर्स इन्नेट इम्यूनिटी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमने देखा तीसरा जो होता है फैगोसाइटिक बैरियर्स या भक्षाणु नासी जो अवरोध हैं वो। तो मनुष्य के जो शरीर में रक्त में फैगोसाइटिक सेल्स पाई जाती हैं, जो विभिन्न प्रकार के जीवाणु और वायु पदार्थों का भक्षण करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो इन्नेट इम्यूनिटी है इसमें दो तरह की, एक तो पहला संरचनात्मक अवरोध है या एनाटॉमिकल बैरियर हो गए, दूसरा कार्य के या फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हो गए। ठीक है, तीसरा भक्षाणुनाशी अवरोध या फैगोसाइटिक बैरियर हो गए, यानी कोई रक्त में प्रवेश कर भी गया कोई इस तरह का पैथोजन, तो उसको जो फैगोसाइटिक कोशिकाएं वो नष्ट कर देती हैं। ठीक है, तो ये आप जैसे देख रहे हो यहाँ पर, ये मान लो कोई सूक्ष्म जीव है, ये एक क्या है? फैगोसाइटिक सेल है। ठीक है, फैगोसाइटिक सेल है, उसमें प्रवेश करेगा और लाइसोजाइम उससे अटैच हो जाएंगे, लाइसोसोम अटैच हो जाएंगे, जिसमें कि
डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं और ये जो सूक्ष्म जीव है उसका पाचन करके अपशिष्ट के रूप में उसको निकाल देंगे। तो इस तरह से जो भक्षाणुनाशी अवरोध हैं, फैगोसाइटिक बैरियर हैं, वो काम करते हैं। और ये जो फैगोसाइटिक बैरियर्स के रूप में न्यूट्रोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, ये इस कार्य को करती हैं। और मैक्रोफेजेस भी काम करती हैं। ये एक मैक्रोफेजेस फेज का चित्र है जिसमें आप फैगोसाइटिस जो क्रिया है उसको देख रहे हो। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स होते हैं या सोधीय अवरोध होते हैं, ठीक है। जो इन्फ्लेमेटरी या इन्फ्लेमेशन बैरियर हैं, ये रोगाणु के शरीर में प्रवेश करने पर जो संक्रमण स्थल होता है, जहाँ से रोगाणु प्रवेश करता है, वहाँ पर लाल रंग का उभार बन जाता है, जहाँ पर आप दर्द महसूस करते हो और ये गर्म लगने लगता है। इस अवस्था को ही हम इन्फ्लेमेशन या शोध कहते हैं। ये अवस्था हिस्टामीन्स या प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, उनके कारण उत्पन्न होती है। ये रसायन संयोजी ऊतकों की जो मास्ट कोशिकाएं हैं या WBC की जो वैसोफिल्स कोशिकाएं, उनके द्वारा चेतावनी भरे संकेत के रूप में सीक्रेट किए जाते हैं, ठीक है। तो इसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और ये जो मास्ट सेल हैं वो हिस्टामिन या प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेट करती हैं और इन रसायनों के प्रभाव से जो रक्त कोशिकाएं वो अधिक परमिएबल हो जाती हैं, पारगम हो जाती हैं, जिसके कारण जो फैगोसाइटिक कोशिका और प्लाज्मा के सीरम प्रोटीन है जिसमें रोगाणुनाशी गुण पाए जाते हैं, रक्त कोशिकाओं से बाहर निकलकर संक्रमण स्थल पर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने और एकत्रित होने से ये इन्फ्लेमेशन उत्पन्न होता है। ये भक्षाणु कोशिकाएं या जिस सीरम की प्रोटीन है वो मिलकर जीवाणु को नष्ट कर देते हैं या जीवाणु के द्वारा कोई टॉक्सिन सीक्रेट हुआ होता है उसको भी ये नष्ट करते हैं, ठीक है। तो इन्नेट इम्यूनिटी में हम जो अगला जो सेल्स भाग लेती हैं जिनको हम प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं, ये बी और टी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं हैं जो कि आपकी जो बोन मैरो होती है, अस्थि मज्जा होती है, उसके द्वारा उत्पन्न हो जाती हैं। और ये बिना किसी प्राइमरी या प्राथमिक प्रतिक्रिया के जो कोशिकीय जहरीली क्रियाएं हैं उनको करने के लिए विशिष्टीकृत होती हैं। ये वायरस संक्रमित कोशिकाएं या ट्यूमर जो होते हैं उन कोशिकाओं को नष्ट करने की क्षमता रखती हैं। नेचुरल किलर सेल से नॉन स्पेसिफिक टाइप से काम करती हैं। इसके अलावा जो इन्नेट इम्यूनिटी है इसमें कप्लीमेंट्री सिस्टम होता है और ये जो कप्लीमेंट्री सिस्टम या प्रतिपूरक तंत्र है ये 3 सीरमी प्रोटीन का बना होता है जिसमें कैस्केड की तरह प्रभाव होता है ना, झरने की तरह, जिसके परिणाम स्वरूप जो सूक्ष्म जीव हैं उनका अपघटन हो जाता है। कप्लीमेंट्री सिस्टम को हम आगे और एक बार देखेंगे। और ये जो कप्लीमेंट्री सिस्टम होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक तो क्लासिकल कप्लीमेंट्री सिस्टम होता है और दूसरा अल्टरनेट कप्लीमेंट्री सिस्टम होता है, ठीक है। तो जो क्लासिक कप्लीमेंट्री सिस्टम होता है ये जो एक्वायर्ड प्रतिरक्षा है उसमें कार्य करता है और जो क्रमबद्ध या अल्टरनेट जो कप्लीमेंट्री सिस्टम होता है वो जो इन्नेट इम्यूनिटी है उसमें क्रियाशील होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। जो क्लासिकल कप्लीमेंट्री सिस्टम है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में काम करेगा और जो अल्टरनेट कम्प्लीमेंट्री सिस्टम है वो जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है उसमें क्रियाशील होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये जो कप्लीमेंट्री सिस्टम है ये भी सक्रिय जो जीवाणु होते हैं उनके चारों को एकत्र करके उनके चारों ओर घेरा बना लेते हैं जिससे कि भक्षाणु कोशिकाएं प्रवेश करके उनको नष्ट कर सकें, या फिर जो वायरस होते हैं उनको ये न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। तो इस तरह से आपका जो इम्यून सिस्टम में जो इन्नेट इम्यूनिटी है, आपने इसमें एक तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी देखा, तो प्रतिरक्षा तंत्र जो प्रतिरक्षा है इम्यूनिटी है उसको हम 4 भागों में बांट देते हैं मेनली, इन्नेट या नेचुरल इम्यूनिटी, दूसरा एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी, तीसरा जो एक ये इम्यूनिटी होती है उसको 2 भागों में बांट सकते हैं, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। आगे इन सबको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। चौथा प्रकार जो है ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का है। इस वीडियो में हमने
टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के अलावा जो इन्नेट और नेचुरल इम्यूनिटी है उसके बारे में जाना। और जो इन्नेट इम्यूनिटी है उसमें हम लोगों ने देखा कि कुछ संरचनात्मक अवरोध होते हैं, एनाटॉमिकल बैरियर होते हैं जो पैथोजेंस को बॉडी में प्रवेश करने से रोकते हैं। कुछ फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं और कुछ फैगोसाइटिक बैरियर्स होते हैं। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी जो बैरियर्स हैं वो पाए जाते हैं। नेचुरल किलर सेल या प्राकृतिक जो मार्क सेल्स हैं वो पाई जाती हैं। और इसके अलावा जो कप्लीमेंट्री सिस्टम है वो भी पाया जाता है, जो एक प्रकार का है जो क्लासिकल कप्लीमेंट्री है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में काम करता है। और जो खैस अल्टरनेट जो कप्लीमेंट्री सिस्टम है वो आपके इन्नेट इम्यूनिटी में एक्टिवेट होता है। ठीक है, अगले वीडियो में हम जो उपार्जित और अनुकूलनी जो प्रतिरक्षा एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी है उसके बारे में देखेंगे। थैंक यू।